और चलिए बात अजमेर से बड़ी खबर की, जहां अजमेर दरगाह में तलवार लेकर एक युवक पहुंच गया। कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद वो युवक तलवार लेकर पहुंचा। अर्धनग्न अवस्था में तलवार लेकर आने पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने युवक पर काबू पाकर पुलिस के हवाले कर दिया। सभी गेटों पर पुलिस की सुरक्षा होने के बावजूद कैसे ये शख्स अर्धनग्न अवस्था में तलवार लेकर घुसा, ये सवालिया निशान है। युवक को लेकर पुलिस जानकारी जुटा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक भाटी इस खबर पर जुड़ चुके। और अशोक, यही सवाल है कि हर गेट पर जब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, उसके बावजूद ये शख्स तलवार लेकर कैसे घुस गया? बिल्कुल, अजमेर दरगाह मुख्य द्वार है जहां पर कड़ी सुरक्षा जो है वो पुलिस की ओर से की जाती है। इसके अलावा आरएसी के जवान भी कई बार जो है यहाँ पर तैनात किए जाते हैं। इसके बावजूद एक बड़ी तलवार जो लेकर एक युवक जो है शाहजहानी मस्जिद के सामने, जो दरगाह के जस्ट सामने मौजूद है, उसके बीच में मौजूद हो जाता है। और ऐसे में तलवार जब अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और अफरा तफरी के बाद जो है पुलिस को यहाँ पर सूचना दी जाती है। लेकिन बताया जा रहा है कि एक युवक है, उसने जो है इसको पकड़ा है। उसमें जो है पकड़ने के दौरान तलवार से उसको जख्मी हुआ है। और फिलहाल जो है युवक को पकड़ लिया है। वो अपना नाम जो है उत्तर प्रदेश कहने वाला अली बता रहा है। लेकिन इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि वह कौन है। उसके पास कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं। नशे की हालत में ये युवक बताया जा रहा है। पुलिस ने इसे जो है हिरासत में ले लिया है। इसका मेडिकल मुआयना कराया जा रहा है। अब ये कौन है और क्यों यहाँ पर आया है, इसके पीछे क्या मकसद था, क्योंकि ऐतिहासिक दरगाह जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इस दरगाह में तलवार लेके आने के पीछे क्या कारण है, ये तो इन सभी विषयों को लेकर है पुलिस अपनी जांच में जुटी है। और ये जो युवक है वो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है या फिर और कहीं का रहने वाला है, ये झूठ बोला या सच बोला है, जो विषय है उसको लेकर जो है पुलिस अपनी जांच में जुटी है। लेकिन एक सवाल जो है वो खड़ा होता है कि पुलिस सुरक्षा के बीच एक बड़ी ऐतिहासिक पर क्यों एक व्यक्ति जो है तलवार लेकर पहुंच जाता है, जहाँ पर चप्पे चप्पे पर निगरानी है, मेटल डिटेक्टर यहाँ पर लगाए हुए होते हैं। लेकिन एक युवक जो है तलवार लेकर अशोक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए बड़ी खबर आपको बता रहे, राज्य कर्मचारियों को सौगात मिली है। दरअसल राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया। सरकार ने 2% तक महंगाई भत्ता बढ़ाया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। 2% तक महंगाई भत्ता ये बढ़ाया गया है। इस वक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर कि सरकार की महंगाई भत्ता बढ़ाकर अब 2% और वो बढ़ जाएगा। यानी राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा है। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, 2% तक महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोशन इस खबर पर जुड़ चुके हैं। रोशन, 2% तक महंगाई भत्ता बढ़ा दिया, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए कहा जा सकता है कि भजनलाल सरकार ने जो राजकीय कर्मचारी हैं उन्हें बड़ी सौगात दी है। साथ ही साथ जो पेंशनधारी जो रिटायर्ड कहा जा सकता है कि कार्मिक है, उनके लिए भी खुशी की जो खबर है। करीब 8 लाख जो राजकीय कर्मचारी हैं उनका जो महंगाई भत्ता है वो 2% जो है वो बढ़ा दिया गया है। ये जो महंगाई जो भत्ता है 1 जनवरी 2025 से जो है वो लागू किया गया है। तो यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो राजकीय जो कर्मचारी हैं उनका महंगाई भत्ता बढ़ाकर 55% जो है वो किया गया है। साथ ही साथ कहा जा सकता है कि राज्य जो पेंशनर जो लाभधारक है, करीब 4,40,000 ऐसे जो कहा जा सकता है कि पेंशनधारी है, उन्हें भी उनके भी जो भत्ते हैं उनके अंदर 2% की जो है वृद्धि कुल मिलाकर की गई है। तो कहा जा सकता है कि कर्मचारियों के खुशी की खबर है। सबसे बड़ी जो बात है, ये जो महंगाई भत्ता जो लागू किया गया है वो 1 जनवरी 2025 से जो है वो लागू किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रोशन तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा है। राज्य कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर है कि 2% उनका महंगाई भत्ता और बढ़ गया। वैसे भी आज देखिए, आज से नई चीजें लागू हुई हैं, चाहे वो आपका टोल टैक्स को लेकर हो, चाहे टीडीएस को लेकर फैसला हो, चाहे टैक्स को लेकर फैसला हो। सोशल साइट टैक्स पर भजनलाल सरकार ने देखिए एक पूरा नोट भी दिया है। उन्होंने कहा 9 वर्ष को लेकर जो विशेष उनकी उपलक्ष्य है, हमारी सरकार ने 7वें वेतनमान के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों
और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 2% तक की वृद्धि की है और उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। और इस निर्णय के फलस्वरूप राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2025 से 55% महंगाई भत्ता, महंगाई राहत देगी यह सरकार। करते बताते चले कि सीकर रोड पर चलने वाले बसों से अवैध वसूली करने वाले बड़े गैंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जयपुर में डीसीपी अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक बदमाशों को पकड़ने के लिए करीब 2 घंटे लगातार रैकी की गई, जिसमें पता चला कि 3 शिफ्टों में गैंग के सदस्य बस चालकों से वसूली करते थे। ये गिरोह हर महीने 8 से 10 लाख रुपए की वसूली कर लेता था, जिसके बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे रेकी के दौरान इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, इनकी शिफ्ट वाइज जितने भी लोग थे उनकी फोटो, इन सब से इन गिरोह के बारे में और अधिक पड़ताल शुरू हुई। कल फिर टीम ने एक्शन लेते हुए इस सारे गिरोह को पकड़ना शुरू किया। इसी क्रम में अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 वो लोग हैं जो अलग अलग शिफ्ट में कार्य करते थे और एक व्यक्ति भगवान सिंह वो है जिसके अंतर्गत ये कार्य करते थे। भगवान सिंह को सीकर से दस्तयाब करके यहाँ लाकर गिरफ्तार किया। अन्य एक साथी है इनका राजेंद्र उर्फ विजू, जो मूलतः नागौर का रहने वाला है लेकिन वर्तमान में झोटवाड़ा में रहता है, ऐसा सामने है। उसके लिए पुलिस टीमें जगह जगह दबिश दे रही है। अभी तक हमारा जो अनुसंधानिक आरंभिक अनुसंधान हुआ, जिसमें एफआईआर दर्ज करके विमलेश सब इंस्पेक्टर को अनुसंधान दिया गया, उसके क्रम में तथ्य सामने आया है कि ये गिरोह प्रतिदिन सिर्फ इसी पॉइंट से 20 से 30 हजार रुपए की पर डे वसूली कर रहा है। महीने की 8 से 10 लाख रुपए की वसूली कर रहे हैं, जिसके तकनीकी साक्ष्य भी हम लोगों को मिले। हमने इस संबंधित क्षेत्र में जहां भी पड़ता है, जितनी भी इस तरह की पहले सूचनाएं कंट्रोल रूम को या थाना में प्राप्त हुई, जिनमें कोई बसों की तोड़फोड़ की कहीं बात आई, उनका संकलन शुरू किया है। इसी क्रम में तथ्य सामने आया कि परसों लगभग शाम के आसपास एक बस में तोड़फोड़ की घटना हुई, लेकिन बस चालक ने अगेन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जान के भय से या दोबारा कार्य न कर देने पाने के भय से किसी तरह की सूचना नहीं दी, लेकिन चलते राहगीर ने कंट्रोल रूम को एक सूचना दी कि साहब भवानी निकेतन के आसपास किसी बस में पत्थरबाजी हुई है। वो बस निकल गई। पुलिस को, चूंकि पुलिस लगातार इस गिरोह पे कार्य कर रही थी, अभी हमने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरोह के अन्य सदस्य की पत्थर मारने वाले इन्होंने कौन हायर कर रखे थे, उनके बारे में अभी जांच जारी, अनुसंधान किया जा रहा है। और चलिए बात अलवर से बड़ी खबर की, जहां पानी के लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अखेपुरा और ब्रह्मचारी मोहल्ले में पानी की परेशानी को लेकर यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पानी की समस्या के चलते महिलाएं मिनी सचिवालय पहुंच चुकी हैं। आक्रोशित महिलाओं ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया है। तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं। महिलाओं ने जलदाय विभाग अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं। जलदाय विभाग से शिकायत के बाद भी यहां पर कोई समाधान नहीं हुआ, इसलिए मजबूरन अब प्रदर्शन करना पड़ रहा है। समस्या पानी नहीं है बिल्कुल। हमारे तो माँ बाप भी बेचारे लपाई जो बिल्कुल चल नहीं सका। मेरे पापा, मेरी मम्मी भी नहीं, बेचारी बहुत बुद्धि है। कहाँ से लाए पानी? 2-3 महीने हो गए। मैं तो आती हूँ जब भी पानी की समस्या है हमारे यहाँ। हम सर अकेपुरा ब्रह्मचारी मोहल्ला से आए हैं, हमारे खैराती बाबा के पास से। हम कम से कम चौथी बार आए हम, है ना। कभी ऊपर वाला कह देता है नीचे वाले से करो, नीचे वाला कह देता है दूसरे नीचे वाले से करो, है कोई हमारी नहीं सुन रहा। जयन कहता है तुम्हारे मोहल्ले में तो बोरिंग लगेगी नहीं। मेरे को फोन करके बोल रहा है कि तुम्हारे मोहल्ले में बोरिंग नहीं लग सकती। समय से समस्या है पानी हमारी कम से कम 2 महीने से हो रही है। 2 महीने से एक दिन भी पानी नहीं आया हमारे। और अप्रैल की आज पहली तारीख है और अभी से प्रदेश के कई इलाकों में पानी की किल्लत होने लगी। 2 तस्वीरों में आपको दिखाते हैं, जहां पर पहली तस्वीर झुंझुनू की है। शेखावटी क्षेत्र को यमुना का पानी दिलवाने की मांग को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं 12 में भी 1 महीने से कई वार्डों में पानी की किल्लत है, जिसके चलते आज महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और आखिरकार वो जलदाय विभाग कार्यालय पहुंची और कार्यालय पर ताला जड़कर उन्होंने प्रदर्शन किया। ये 12 की तस्वीर है।
बारां में गर्मी बढ़ते ही क्षेत्र में पानी की किल्लत बढ़ गई, जिसको लेकर परेशान महिलाओं ने जलदाय कार्यालय पर ताला लगा दिया और गुस्साई महिलाएं प्रदर्शन करने लगी। बता दें कि बीते एक महीने से कई वार्डों में पानी की किल्लत है। पानी की टंकी न भरने से समस्या आ रही है, जिसके कारण परेशानी बढ़ गई है और अब इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। 1 से 1.5 महीने पहले हमने उप जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था। उस आधार पर हमारे पीएचडी के एक्शन साहब वहाँ पहुँचे, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस लाइन को चालू कर देंगे, लेकिन अभी तक उनसे कुछ भी नहीं हुआ है। ये धरना दूसरी बार है जो पीएचडी विभाग में हमारे वार्डों ने दिया है। इनसे कुछ होता नहीं है। गड्ढे किए, हम टेस्टिंग कर रहे हैं, फिर भी पानी नहीं आया और लगभग आधी से ज़्यादा लंका कॉलोनी में पानी की व्यवस्था खराब है। आज क्यों ताला लगाया आपने? हमारे यहाँ पानी नहीं आता। हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में 21 वार्ड है, उसमें पानी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। 3-4 महीने हो गए। 2-3 बार इनको समझा भी दिया, कह भी दी, तब भी कोई इन्होंने समाधान नहीं करा उस चीज का। तो चलिए बात बांसवाड़ा से बड़ी खबर की, जहां राणा सांगा मामले में राजपूत समाज में आक्रोश अभी भी देखा जा रहा है। जी हां, बांसवाड़ा के राजपूत छात्रावास में लोग जुट गए हैं। रैली निकालते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। बांसवाड़ा बागड़ क्षत्रिय महासभा और श्री राजपूत करनी सेना के संयुक्त तत्वाधान में ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सपा सांसद पर कार्रवाई की मांग यहां पर की जा रही है। तो अभी राणा सांगा पर दिए विवादित बयान का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है सपा सांसद राम जी। और चलिए आपको सीधे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में जो फैसला लिया गया उससे जुड़ी बड़ी खबर बता रहे। दरअसल कल दोपहर 12 बजे पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। विपक्ष ने वक्फ बिल पर 12 घंटा चर्चा की मांग की थी और लोकसभा में वक्फ बिल पर 8 घंटा चर्चा होगी। वक्फ संशोधन बिल कल लोकसभा में पेश होगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर में यह बैठक की गई है। वक्फ बिल पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई और जिसमें बड़ा फैसला लिया गया कि कल 2 अप्रैल को वक्फ बिल पेश होगा। विपक्ष की तरफ से 12 घंटा की चर्चा की मांग की गई है, लेकिन आज जो बिजनेस स्टैंडर्ड कमेटी की बैठक हुई उसमें 8 घंटे का फैसला लिया गया कि 8 घंटे इस पर फैसला होगा और कल ओम बिरला की अध्यक्षता में वक्फ बिल संसद के अंदर पेश होगा। हालांकि इसको लेकर सियासत तेज है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि यहाँ पर मुस्लिमों को डराने की कोशिश की जा रही है। हम दूसरी कमेटी के लोग को कैसे इस कमेटी का सदस्य बनाया जा सकता है, ये सवाल है। ताकि और दूसरे चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो भी वक्फ बिल का लगातार विरोध कर रही है। लेकिन सरकार एक तरफ कह रही है कि अधिनियम 1995 को इसलिए संशोधित किया जा रहा है, ये बिल इसलिए लाया जा रहा है ताकि इसमें अकाउंटेबिलिटी, ताकि इसमें पारदर्शिता बन पाए, कौन किसके लिए जिम्मेदार हो, ये पूछने का हक हो और ये बात सबके सामने साफ तौर पर रहे। साथ ही इसमें यह भी है कि महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित हो और बराबर की हिस्सेदारी भी हो। तो वक्फ बिल को लेकर बड़ी बैठक हुई है आज बिजनेस स्टैंडर्ड कमेटी की, जिसमें बड़ा फैसला लिया गया कि कल दोपहर 12 बजे वक्फ बिल पेश होगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनूप गुप्ता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। आखिरकार वो दिन आ गया अनूप जब वक्फ बिल कल संसद में पेश होगा। क्या कुछ इस बैठक को लेकर अहम आउटपुट्स मिल पाए अनूप? देखिए, बता दो कि थोड़ी देर पहले ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी और इस कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो कल पेश किया जाएगा और उसके लिए 8 घंटे का समय तय किया गया है। देखिए, यानी कि जो लगातार सूत्रों के हवाले से और कयास लगाए जा रहे थे वो साफ हो गया कि वक्फ बिल जो है इसी सत्र में कल पेश किया जा रहा है और इसको सरकार पास कराने की कोशिश करेगी। दूसरी बात बता दूं कि विपक्ष, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जितने विपक्ष के सांसद थे, उन्होंने ऐतराज जताया कि ये जो 8 घंटे का समय तय किया गया है ये कम है। कम से कम 12 घंटे का समय तय होना चाहिए, जिससे विपक्ष को ज्यादा से ज्यादा बोलने का समय मिलना चाहिए, क्योंकि 8 घंटे का वक्त होगा तो विपक्ष के खाते में बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा। और जिस तरीके से जेपीसी की बैठक में भी विपक्ष ने बहुत सारे अपने चीजों को रखी है, अपने ऐतराज को रखा है, उसको वो सदन के पटल पे लाना चाहते हैं। हालांकि अब समय तय है और कल सरकार जो है इस बिल को पेश करने जा रही है। 12 घंटे की जगह पे 8 घंटा बोला गया। विपक्ष इसको पहले से इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो क्या कल वाकई ये बिल पास हो जाएगा?
देखिए, जहां तक अगर संख्या बल की बात करें तो संख्या बल सरकार के साथ है और जो भी एनडीए घटक दल है उनका इस बिल पर समर्थन है। सरकार इस बात को लेकर आश्वस्त है और सरकार जानती है कि बहुत ही बड़े मार्जिन से इस बिल को पास करा लिया जाएगा। विपक्ष में जरूर विपक्ष है जो इस बिल के विरोध में है, लेकिन संख्या बल के आधार पर सरकार जिस बिल को ला रही है वो बिल आसानी से पास हो जाएगा। जी, किरण रिजिजू जी ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि जो बिल पर जेपीसी बनी हुई है और लोकतांत्रिक में सबसे ज्यादा अगर परामर्श प्रक्रिया का रिकॉर्ड बनाया है तो वो जेपीसी ने बनाया है। तो उन्होंने अपील भी की है राजनीतिक दलों से कि कोई अवरोध ना डालें और बिल को पास किया जाए। तो क्या हाँ बिल्कुल, देखिए एक बात बताता हूं कि जिस तरीके से सरकार ने इस बिल को लेकर कंसल्ट किया है, सभी स्टेक होल्डर से बात की है, इसी वजह से उन्होंने जेपीसी का गठन किया था जगदम्बिक पाल के चेयरमैनशिप पे और उन्होंने लगातार मैराथन बैठक की है। 40 से ज्यादा बैठकें हुई, देश के दूसरे कोने पे बैठक हुई, सारे स्टेक होल्डर, हर समाज के तबके से इस मसले पर बातचीत की गई और जो निष्कर्ष निकाला गया उसकी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपा गया है। जो सूत्र बता रहे हैं कि जो रिपोर्ट सरकार को सौंपा गया है जेपीसी के तरफ से आम वही एक तरह से कह सकते हैं कि बिल में भी होगा, उससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा और उसको सरकार पास कराने की कोशिश सदन में करेगी। देखिए अनूप, दो स्टैंडर्ड्स यहाँ पे सेट हो गए। एक तरफ से विपक्ष ये कह रहा है कि मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, सरकार मुसलमानों की संपत्ति और अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है वक्फ बिल लाकर, और इधर सरकार कह रही है हम तो अधिकार दे रहे हैं बल्कि अधिकार सुनिश्चित कर रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए, तमाम तरह की बातें हैं क्योंकि अगर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करें तो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा संख्या में इस बिल के समर्थन में है। जहां तक राजनीतिक पार्टियों की हम बात करें तो बहुमत जो है वो इस बिल के साथ खड़ी हुई है। मुस्लिमों में भी अगर बात करें महिलाओं की तो महिला इस बिल के समर्थन में खड़ी है, यानी कि महिलाओं को लगता है कि इस बिल के आने के बाद जो अधिकार वक्त की वजह से उन्हें नहीं मिल पा रहा था वो अब मिल पाएगा। तो सभी के अपने अपने इस मुद्दे पर उनकी राय है, लेकिन सरकार जो जेपीसी का रिकमेंडेशन आया है, जेपीसी की जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर आगे बढ़ने पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। चूंकि अब ये फैसला हो चुका है, ऐसे में लोकसभा में ये बिल पेश किया जाएगा और सरकार की कोशिश होगी, चूंकि 3 दिन अब बचे हैं इस पार्लियामेंट ठीक है। अनूप, बहुत शुक्रिया तमाम